नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टुडे का खास प्रोग्राम नेताजी से बात। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की जिलाध्यक्ष राखी गौतम जी। राखी गौतम जी अभी मौजूदा टाइम पे कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के युवा से संवाद कार्यक्रम इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज ये करते हम राखी गौतम जी से बात। राखी जी नमस्कार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आप कांग्रेस में काफ़ी टाइम से सक्रिय है, तो आप राजनीति में क्यों आए? कई और भी क्षेत्र है जहां आप जा सकते थे, ऐसा क्या कारण रखा कि आप राजनीति में आए? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, और आपने यहाँ बुलाया इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कई बार जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, राजनीति में आना ये एक एक्सीडेंट था मेरे लिए कि अचानक से जब पहली बार, शायद मैं जब पूरी तरह से समझ भी नहीं पाती थी कि इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता है, ऐसे काउंटिंग होती है, ऐसे वोटिंग होती है, सब सुनते थे। क्योंकि बहुत जल्दी यूँ कहूँ कि मेरी 22 साल की उम्र में शादी हो गई, बच्चा हो गया, और हम एक तरह से घर की छोटी बहू हूँ मैं सबसे। तो छोटी बहू होने के नाते आते ही शादी होने के बाद बच्चा हुआ, और बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह मेरा जीवन चल रहा था। अचानक से मेरे हस्बैंड ज़रूर वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, पर जैसे वो 2004 में ही हमारे आर.के.पुरम में एक पार्क है, सब जग जाहिर है, वो पूरे आर.के.पुरम में एक ही पार्क में तीनों धर्म के मंदिर हैं और गुरुद्वारा है और जैन मंदिर है। तो जो हनुमान जी का मंदिर है उस समिति के वो अध्यक्ष बने थे पार्क। वहाँ पे उन्होंने वो व्यवस्थाएं देखी, करी, सारी चीज़ें रही। तो उस दौरान उनका एक कि नहीं, जो भी काम है वो विद्या जी से पूछेंगे, हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और वो ऐसे चलता रहा। उसके बाद उन्होंने एक बार शायद निर्दलीय आवेदन भी किया। फिर शायद धारीवाल साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं विद्या जी आप अच्छे हो और आपको आगे जब भी कभी मौका लगेगा तब करेंगे। तो उन्होंने एज ए गार्जियन के रूप में मान ली कि हाँ ठीक है जो भी है, क्योंकि हम इतना समझते भी थे। उसके बाद जब इलेक्शन आया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी वाइफ को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं ऐसा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, और बच्चा छोटा है और मैं समझती भी नहीं हूँ ईमानदारी की बात ये है। तो इस तरह की बात हुई, और हम दोनों पति पत्नी, दिवाली थी उस समय, और हम नासिक चले गए दर्शन के लिए। मैंने कहा नहीं यहाँ पे हमसे बैठेगा नहीं कुछ, तो हम वहाँ चले गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे फ़ोन पे फ़ोन आए कि आप कहाँ चले गए इलेक्शन टाइम में, सब लोग टिकट मांग रहे हैं और आप घूम रहे हो पति पत्नी। तो मैंने कहा साहब हमें लड़ना ही नहीं है। फिर विद्या जी ने एक दो बार और पूछा मुझसे कि राखी आप बताओ, आप मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कैसे क्या करें। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपना ये फील्ड ही नहीं है एक्चुअल में, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का, तो मतलब न के बराबर से। फिर हम वैकेशंस के बाद घर पे आए, और तब भी हमें मंत्री जी ने फिर से पूछा करा। मैंने कहा नहीं साहब संभव नहीं हो पाएगा, आप किसी और को। तो फिर उन्होंने कि एक तरह से मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि बड़ों की बात मानते हैं नहीं मानते? मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं। तो कि मैं आपके पिता तुल्य हूँ और आपको मेरी बात ये या तो रिक्वेस्टली मान लो या फिर आदेशित मान लो। तो फिर वो कहीं ना कहीं मान सम्मान वाली बात हो जाती है, और इतना प्यार से उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं एक भी जगह नहीं जाऊंगी कोई वोट मांगने, कुछ नहीं, मुझे आता ही नहीं है तो मैं जाऊंगी नहीं। तो कि मना करने तो जाऊंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है जाऊंगी। फर्स्ट मीटिंग हुई, मुझे आज भी याद है अच्छे से। मैंने फर्स्ट मीटिंग में कहा भैया मैंने कहा मैं कोई राजनीति नहीं हूँ और वोट देने की मुझे जरूरत नहीं है, जो आपका काम कर सके ना आप उन्हें वोट दीजिएगा, बस मैंने इतना बोला था। तो कि ठीक है। तो जब मैं जीत गई उन्होंने मेरी बात रिपीट करी, वहाँ के जो मेरे वार्ड के लोग थे, कि आपने ये कहा था कि जो आपको उचित लगे, जो आपका काम कर सके, हमने उसको वोट दिया है, आपको थोड़ी दिया है। तो मुझे बहुत हंसी आई उस दौरान।
तो इस तरह से सफर चालू हुआ साहब और आज यहाँ पहुँच गए। तो पहला चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा? नहीं, मैंने पार्टी से लड़ा। अच्छा, पार्टी से लड़ा। पार्टी ने टिकट दिया हमें जी। और बिल्कुल उस दौरान हम पूरे रिकॉर्ड मतों से, पूरे शहर में रिकॉर्ड मतों से मैं जीती। अच्छा, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम फिर आप सेकंड टाइम फिर से एक्चुअल में बीजेपी की सरकार आ गई थी, मोदी लहर चलने लगी थी और टिकट लेने के लिए सब लोग घबराने लगे थे कि नहीं आपको समझते हैं सारी चीज़ें कि जब सत्ता नहीं होती है तो सोचते कि यार हारने के लिए थोड़ी लड़ना है चुनाव। तो उस दौरान भी फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और फिर से वही रहा कि लड़े भी सही और जीते भी सही। उस समय हम सिर्फ 6 पार्षद जीते थे कांग्रेस से। और फर्स्ट इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जो हमारी मेयर बनी थी रत्ना जी जैन, और सेकंड इलेक्शन में चुने गए थे जो कि महेश जी विजय बने। तो आपने बीजेपी को नहीं चुन के कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्यों प्राथमिकता आपकी कांग्रेस के प्रति रही? क्या इसकी विचारधारा से आप प्रभावित रही, या मतलब कांग्रेस अच्छी पार्टी है या बीजेपी से आपके? पहले तो ये एक एक्सीडेंट था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब हम समझे इस बात को लेकर कि कांग्रेस और बीजेपी में जो डिफरेंस है, मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस में भेजा, क्योंकि कांग्रेस में जो भी है वो सब पारदर्शिता है और बहुत स्पष्ट है। आप काम करेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो जनता का निर्णय है, लेकिन आपको काम करना है। काम के आधार पे लोकतंत्र में आपको जिंदा रहना, न कि किसी धर्म के नाम पे मूर्ख बना करके, न कि और कोई किसी बात को लेकर के, पर सिर्फ काम करें आप, और काम के आधार पर आपको लोग चुनेंगे और आप अपनी आवाज उठाएं। राजनीति में अभी भी महिलाओं को एक है दृष्टि से देखा जाता है, समाज उनको ये देखता है अरे यार ये तो राजनीति में है, तो उनको लेकर के एक धारणा जो है गलत बनी हुई है लोगों के बीच में कि महिलाओं को लेकर। आप क्या मानते हैं कि राजनीति में महिलाएं सेफ है, या उनका भविष्य ठीक है, या वहाँ पर उनको उचित सम्मान बड़े नेताओं द्वारा दिया जाता है? क्या मानते हैं? देखिए, सम्मान वाली जो बात है आपने बोली है, तो ये कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे से है। महिलाओं के सम्मान की जो बात आती है, कांग्रेस में हर महिला का सम्मान। अभी कुछ दिन पहले हमारा शिविर भी था, प्रशिक्षण शिविर, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया था हमें कि कांग्रेस में हमेशा से महिलाओं का सम्मान रहा है। अब देखिए कि आज से नहीं, शुरू से। पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जी। वहीं से शुरुआत हो गई है। स्पीकर हमारी बहन बनी सबसे पहले, अध्यक्ष हमारी बहन बनी। तो आप देखिए वहां से शुरू है, ये कोई नई बात नहीं है। महिलाओं का सम्मान शुरू से है, और राजीव गांधी जी ने भी पंचायत राज में आप देखिए महिलाओं को ही आगे बढ़ाया। तो ये स्पष्ट है साहब, महिलाओं को आगे रखने का काम किसी ने यदि किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आपको एक और बात बता देती हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भगवान शिव के भक्त है, परम भक्त। आप देखिएगा बड़े गौर से, शिव की प्रतिमा जो भी है अर्धांगिनी के साथ वाली, अकेले की बात नहीं कर रही, अर्धांगिनी के साथ वाली, उस प्रतिमा को आप ध्यान से देखेंगे ना, उस प्रतिमा में आपको दिखेगा कि महिला का सम्मान है, प्रतिमा से सम्मान है। आप देखिएगा, जब भी कभी शिव और पार्वती साथ में बैठे हैं तो पार्वती माँ को उन्होंने बिल्कुल आधा अंग ऐसे करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप देखिएगा। और देखिएगा, जबकि अर्धांगिनी के नाते शिव भगवान पार्वती को साथ में रख के इधर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने आगे रखा है, वो आधे दिख रहे हैं। अर्धांगिनी वहीं से शुरू हो गई है, आधा अंग उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया है कि मेरा आधा और आपका आधा मिलके हम पूरा बनेंगे। इसी तरह महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दे करके हमारी पार्टी पूरी बनी। तो आज जो महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो राजनीति की जो भाषा अभी जिस तरीके से निम्न स्तर पे आ चुकी है, चाहे ऊपर से लेकर के निचले स्तर पे,
आप क्या मानते हैं कि ये भाषा नेताओं की जिस प्रकार की आज के वो होनी चाहिए या इसमें कोई सुधार होना चाहिए? देखिए, मुझे पता नहीं, आप शायद हमारी पार्टी में तो इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग करते नहीं है, हमेशा सम्मान रखते हैं। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही कहा, मैं वही उसी पे आती हूँ। और जिस तरह का बीजेपी में, स्पेशली मैं आरोप भी लगा रही हूँ इस बात के लिए कि बीजेपी में जिस तरह का महिलाओं के लिए हम देखते हैं, हर दिन देख रहे हैं बल्कि पेपर में, और महिला कांग्रेस में भी मैं क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी उसके बारे में भी वो है। भारत भूषण जी को ले लीजिए आप, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी बहनें जो खिलाड़ी हैं वो संघर्ष कर रही थी, उनके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं देना चाहूँ तो शायद शाम पड़ जाए। सही बात है। पर जो बात करी आपने कि राजनीति में आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है या उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं तो ये कहूंगी कि सभी हमारी बहनों का स्वागत है, सम्मान है हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो ज्वाइन करें। और अभी कुछ दिनों पहले 33% आरक्षण वाली बात चली, तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं है कि 33% आरक्षण की बात उसी जमाने से हो गई थी, ये आज की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ बात ये थी कि आप परिसीमन करें और परिसीमन करके इस पे ओबीसी, एसटी, एससी सब कुछ सीटें आरक्षित करके इनको 33% पे वो करें। जिस तरीके का निकाय चुनाव का समय निकल चुका है, हाँ ना, काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है वे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार इसको किस तरह टाला जा रहा है, तो आप क्या मानती हैं कि ये कोई टेक्निकल उसकी वजह से टाल रहे हैं या अपने राजनीतिक हित के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक हित के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। ये जान चुके हैं कि हम शुद्ध रूप से फेल हो गए। किसी भी मामले में ले लीजिए, चाहे विकास की बातें करते हैं तो विकास में ले लीजिए, काम की बात करते हैं तो काम में ले लीजिए, SIR इन्होंने करवाया उसमें ले लीजिए, हर तरह से ये फेल हैं। इन्हें डर है, भय है कि हम अब हारेंगे, इस वजह से ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते और जबरदस्ती, देखिए मेरी बात सुनिए, परिसीमन की बात आड़ में ली इन्होंने, ओबीसी वाली बात इन्होंने आड़ में ली। तब पता था, तय था, मुझे याद है कल मेरी बेटी 21-22 साल की होगी, इसका ब्याह होगा, मैं उस दिन आखिरी दिन चेतूंगी क्या साहब? मुझे उस दिन के लिए आज से तैयारी करनी होगी कि मेरी बेटी अब ये करेगी, ये इतनी एजुकेशन लेगी, ऐसा वर्ड ढूंढेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं शादी में होंगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, इतना देना होगा, उतना। तो ये सब प्लानिंग वन डे की नहीं होती है साहब, ये डे फर्स्ट से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये बोलना कि साहब ये हमारी तैयारी नहीं है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, तो ये सब एक्सक्यूज देने वाली बातें हैं। लेकिन सच ये है कि ये बौखला गए। नहीं, वो कहते हैं ना कि अभी ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई, अभी बरसात का सीजन आ गया, वो अलग अलग तर्क देते हैं। तर्क देना अलग चीज है, लेकिन ईमानदारी की बात बताइए, आप खुद जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ऑफिस आना है, मुझे भी ऑफिस आना है, तो मैं 12 बजे आपने समय दिया, मैंने समय लिया, अब मैं आपसे बात करूं कि साहब 12 बज गए, अब बताओ मेरे को आना है नहीं आना, तो मेरे को इसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा, मेरे को इसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। भाई मुझे फलानी जगह जाना है, ये टाइम है, अब मैं इसमें नहीं साहब कोई आ गया है, मेरे को काम है, मेरे को ये है, तो मेरे को काम पहले निपटाना है। नहीं, पर जो बीजेपी लोग तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ही उनके समय होता है, कांग्रेस सरकार के समय जो विकास हुआ उसमें तो पैसे का मिसयूज हुआ, पैसा बेकार लगा दिया। आप क्या मानते हैं? बेकार लगा दिया ना साहब, तो जो बेकार लगाया है वही का उपयोग आप लोग कर रहे हैं अपने अपने घरों के भी इवेंटों में। तो मेरे जैसे यदि ऐसे कोई आरोप लगाए तो मैं तो उस जगह पे जाना क्या, देखना भी पसंद नहीं करूं उस जगह को, और आप वहां मजे ले रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं हमारे शहर की। देखिए आपने खुद के परिवार का फंक्शन किया वहां और सारे देश भर के लोगों को बुलाया और दिखाया कि ये हमारा शहर है,
ये हमारे शहर का डेवलपमेंट है। कौन सी हैसियत से आप बात करते हैं, आप मुझे बताएं। जो कांग्रेस के समय में जो भी काम हुए, हर बार की बात कर रही हूँ मैं, चाहे 7 वंडर ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, रिवर फ्रंट ले लीजिए, और कोई सा भी निर्माण ले लीजिए, सब में स्थितियां ये हैं कि ये जाते हैं, फोटो शोटो कराते हैं, अपने घरों के इवेंट करते हैं, और कोई बाहर से बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं कि साहब ये है। तो फिर ये क्या है, ये क्या है? मुझे जवाब दो। उनके बीजेपी नेताओं का तो कहना यही है कि डेवलपमेंट ही हमारे समय हो रहा है, अभी बीजेपी की सरकार है, डेवलपमेंट हो रहा है। आपके इधर पार्क बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट उनकी देन है, सब कुछ वो अपना बता रहे हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? ये डेवलपमेंट साहब शायद दुनिया को वो करने के लिए होगा, एक यूं कहूँ कि झूठ बोलने में साबित होगा उनका कि ये हमारा डेवलपमेंट है। पर डेवलपमेंट की वास्तव में ये पूरा शहर जानता है। और तो और बंद कमरे की 4 दीवारी में ये भी दबे मन से बोलते हैं कि यार बेहतर काम होता है तो वो कांग्रेस में होता है। अब वो बात अलग है, खुले में नहीं बोल सकते, कई दबाव रहते हैं, कई तरह की बातें रहती हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि डेवलपमेंट और विकास का नाम जो है वो है कांग्रेस पार्टी। तो लोगों की मदद करना, चाहे शहर का विकास करना, हर वर्ग के साथ चलना, वो है सिर्फ कांग्रेस का काम। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना, भगदाना, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाना, और सत्ता में आने के बाद सबका मिसयूज करना, ये इनका काम है साहब। इसके अलावा कोई काम नहीं है। आपने कोटा दक्षिण को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जबकि माना जाता है कि कोटा दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ है, और वहाँ पे तो आपको नहीं लगता है कि आपका चयन गलत हो गया इस विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, कोई चयन गलत नहीं हुआ। कोई भी काम जब तक मजबूती से नहीं हो, या यूं कहें कि सामने वाला मजबूत व्यक्ति नहीं हो, और आप लड़े, हारे या जीते, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके हार के चर्चे जीत से ज्यादा हो, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी साहब? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राखी गौतम को बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने ही हराया है? जिस तरीके से आज कांग्रेस में जो गुटबाजी पनप रही है और देखने को भी मिल रही है, आप भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लोग ही हराते हैं? नहीं साहब, कांग्रेस हमेशा एक परिवार है, और परिवार में आपने जो कहा, मैं उस बात को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि परिवार में देखो छोटी बड़ी बात हो जाती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन परिवार कल भी एक था, आज भी एक है। और 2 दिन पहले का प्रोग्राम देख लीजिए आप, तो सफल आयोजन हुआ है, सब ने एक मंच पे रह के कार्यक्रम सफल बनाया है, इसीलिए पूरी सफलता कोटा से लेके दिल्ली तक गूंज उठी है, और दिल्ली क्या, मैं तो ये कहूंगी पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी है। लेकिन इसके पहले कुछ धरने हुए हैं, अलग अलग धरने हो रहे हैं, अलग अलग प्रसूताओं की मौत पे अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस द्वारा, तो ये एक बिखराव नहीं दिखता कांग्रेस का कि ये जो नेता आपस में अलग अलग हो रहे हैं? आपको नहीं, मैं माफी चाहूंगी, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं, गलतफहमी नहीं, आप ही जो बयान देती है कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। मैं वही क्लियर कर रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ आपको, मैं वही क्लियर कर रही हूँ। एक्चुअल में जितने भी प्रोग्राम अलग हो रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि भाई ये हमारा नहीं है, तो मतलब सिर्फ ये है कि वो जिला कांग्रेस का नहीं है। हर कार्यकर्ता हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर बूथ पे, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, सब जगह कर सकता है। लेकिन उसमें जिलाध्यक्ष की सहमति या जिलाध्यक्ष की सूचना तो होना चाहिए ना जिलाध्यक्ष को, क्योंकि आप एक जिले के मालिक हैं, कांग्रेस में एक सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो आपकी जानकारी में नहीं होना चाहिए? नहीं साहब, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, जिले का, क्योंकि जिला अध्यक्ष होने के नाते जिले का एक कार्यक्रम होता है जो AICC या PCC द्वारा आता है, उसको हम करते हैं, उसमें सभी लोग मौजूद होते हैं,
उसके बाद ये एक चेन सिस्टम है, जो कि कोई और पदाधिकारी, एमएलए, एमपी कोई भी लड़ा हुआ वो भी कर सकता है, ब्लॉक अध्यक्ष का व्यक्ति भी कर सकता है, मंडल अध्यक्ष भी कर सकता है, बूथ स्तर का आदमी भी कर सकता है, वार्ड स्तर का आदमी भी कर सकता है। और कोई नहीं हो तो एक सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों के साथ न्याय हो इसके लिए कर सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। और हम सब, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस में सब लोग स्वतंत्र हैं, हमें किसी के यहाँ सुबह उठ के जाके हाजिरी नहीं भरनी पड़ती। अभी कोटा में आप देख रहे हैं कोचिंग क्षेत्र बिल्कुल डंप होता जा रहा है। कोटा की आर्थिक स्थिति लगातार उसके चक्कर में बिगड़ रही है। उसको वापस जीवित करने या कोटा को औद्योगिक नगरी बनाने, कोचिंग क्षेत्र में वापस पनपाने या मतलब पर्यटन सिटी बनाने के लिए कोई ऐसे प्रयास नहीं हो रहे। ढिंढोरा तो बहुत पीटा जा रहा है कि साहब हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर्यटन सिटी बना रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन तो कांग्रेस इसमें क्या सहयोग कर रही है, क्या मान रही है, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार की जो कोटा की आर्थिक स्थिति ठप थी? देखिए, जिम्मेदार है वो सबके सामने है। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ही इस शहर को, आज जब सरकार थी उस दौरान जब 7 वंडर बने, आपने देखा हमारे यहाँ एक फिल्म की शूटिंग भी हुई, उसका नाम पूरे देश भर में हुआ। उसके बाद रिवर फ्रंट बना, तब भी हमारे यहाँ जो हुआ, माननीय श्री धारीवाल साहब ने बनवाया, तो उनका उद्देश्य ये था कि ये पर्यटन सिटी बने, लोग आए। जैसे बूंदी तक तो आते हैं हमारे विदेशी लोग, वो कोटा तक भी उनका पैर पड़ा है और वो इस चीज को देखने आए। तो कुल मिला के कांग्रेस का काम हमेशा डेवलपमेंट करना, लोगों की मदद करना, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, महिला, बच्चे, सबकी कैसे भी करके हेल्प करने की बात, उनके लिए सोचने की बात यदि किसी में है तो वो कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए, एक सिंगल काम मुझे बता दें जितनी बार ये सरकार में रहे और अच्छे अच्छे सुशोभित पदों पे रहे, पार्कों में पट्टियां लगने के अलावा मुझे बताएं कोई ऐसा अचीवमेंट इनके पास हो कि भाई इन्होंने ये करा, या फिर वो वाटर कूलर पे बैनर लगाने के अलावा कोई ऐसा काम बता दीजिए मुझे जो इन्होंने करा। ऐसे ऐसे पद पे रहने के बाद यदि हम खाली पट्टियां लगवाएं तो मैं समझती हूँ कि नहीं, वैदिक पार्क बना रहे हैं, आपके ना जो रोड बढ़िया करवा रहे हैं, हर पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वाटर कूलर लग रहे हैं, क्या आप इनको डेवलपमेंट नहीं मानते? भाई साहब, बहुत स्पष्ट और खरे शब्दों में बोल रही हूँ, वैदिक पार्क बहुत अच्छी बात है, रोड, पार्क और डेवलपमेंट सब ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जो बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसमें ही निर्माण कर रहे हो, तो ये कौन सी उपलब्धि है? इससे अच्छा तो ये पैसा जो सरकारी स्कूल के हमारे बच्चों ने जान दी उन स्कूलों में लगाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो काम आता, उन गरीब तबके बच्चों को एक पढ़ाई का प्लेटफॉर्म मिलता। दूसरा, यदि कहीं और लगाना था तो सरकारी अस्पतालों की जो स्थितियां हैं, ये पैसा वहां लगाते तो शायद किसी मरीज की जान जाने से बच जाता। नहीं, पर हमारे कोटा में 2 मंत्री हैं, विधायक हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और शहर अच्छी तरह खूबसूरत बन रहा है। फिर पिछले 3 साल से भाजपा की सरकार है, तो आप क्या नंबर 10 में से क्या नंबर देना चाहेंगे इनको कि इनके कार्यप्रणाली किस तरीके की है? जिसके देखिए, नंबर की बात आती है तो मैं क्या, कोई आम आदमी, चलो हम तो विपक्ष में हैं, आम आदमी से भी आप पूछेंगे ना, वो भी नंबर 0 देंगे। जीरो इसलिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो भी प्रकरण हुए हैं वो जग जाहिर है। इन सब प्रकरणों में आप मुझे बता दीजिए कि एक भी व्यक्ति के लिए ये खड़े रहे हैं
आप देखिए वो प्रिंसिपल जिसका खुद का रिटायरमेंट पार्टी में से एंजॉय करके आ रहा था व्यक्ति, ओपन नाला था वो, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। सरकार इनकी है, जवाबदारी इनकी बनती है। झूठ माटी घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होता है, जाओ फोटो खिंचाओ और बस बात खत्म। नहीं, लेकिन अभी ये शिविर चल रहे हैं कोटा विकास प्राधिकरण के, नगर निगम के, लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, रोज अन्न जो दिए जा रहे हैं, पूर्व अन्न जो विधायक, पूर्व महापौर वगैरह सब जुटे हुए हैं, लोगों को काफ़ी उससे राहत मिल रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा। साहब वहाँ पे देख के आओ नगर निगम में जाके, कितने सारे जन्म प्रमाण पत्र अटके पड़े हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र अटके पड़े हैं। नाली सफाई की स्थितियाँ क्या है इनकी? नहीं तो आप मुझे बताइए, एक लाइट बंद हो जाती है ना, लाइट, ठेकेदार के फोन करते हैं या कर्मचारी के फोन करते हैं कि मैडम लाइट ही नहीं है। अरे भाई लाइट नहीं है, ये क्यों जवाब हो गया? ये स्थितियां हैं इनकी। और आप बात करें डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कागजों में हो रहा है। भाई आप लोगों ने उस टाइम KADL आई तो आप लोगों ने काफी विरोध किया, आप तो बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, उसको भगाने की तो इसमें लगे हुए हैं। वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि शहर में ना जो भंटाढार कर दिया इस कंपनी ने, तो वो भी तो विरोध कर ही रहे हैं ना। अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत हैं सारे। आप कैसे कहेंगे कि अन्य जो कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई इमारत बनी हुई है, उसको तोड़ के दोबारा बनाना यदि ये डेवलपमेंट है तो ये इसी सरकार में हो सकता है, मैं समझती हूँ। किसी इमारत को जो बनी हुई है उसको तोड़ के बनाना डेवलपमेंट कहलाता है, तो फिर वो यही कहलाते हैं, यही करते हैं। और टूटी हुई दीवार को बनाना, जो कि स्कूलों में टूटी है, छत टूटी है, यदि वो बनाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हमारे बच्चे, देश का आने वाला भविष्य, उसको ये सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से शिक्षा के लिए कमरा तैयार करवाया है। एक सिंगल कमरा भी इन्होंने अभी तक पास ही कराया है। स्कूल फिर से खुलने वाले हैं। नहीं, उन्होंने अभी समसामयिक में ना जो काफी स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए बजट सैंक्शन कर दिया है, स्कूलों में काम शुरू हो रहा है। आपको ये भी याद होगा ना, उनसे पूछिए आप, सरकारी कर्मचारी से पूछिए आपकी क्या स्थिति है उसकी, कागज में और प्रैक्टिकल में। जब हम कहीं ऊपर से उठ के नहीं आए, नीचे से सबसे पहला चुनाव होता है पार्षद का, पंचायत का, गाँव में। वो लड़ा है मैं जानती हूँ कि नाली सफाई कराने के लिए मुझे उस लेबर के साथ मुझे करनी पड़ती है। पहले मैं सिखाती थी, इतनी स्थिति खराब है, फावड़ा चलाने के लिए खाना पूर्ति चलती थी, मैं कहती थी भैया ऐसे हटा। नहीं तो अभी वो भी कर रहे हैं ना, जो कार्यकाल खत्म हो गए उनके सारे पूर्व पार्षद ने बेचारे वार्डों में लगे हुए हैं, वो देखते हैं, नाली की सफाई करवाते हैं, काम करवाते हैं, जहाँ निर्माण होता है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, कार्य कर ही रहे हैं ना। एक जगह का फुटेज बता दो आप, एक जगह का फुटेज बता दो मुझे कि साहब यहाँ करा है पार्षद ने खड़े होके, उसने सिर्फ ये कहा है वहाँ जाके भैया अपन हिंदू हैं, इस बात का ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट दोगे तो नमाज पढ़ोगे। इस बात के अलावा कोई विकास का काम नहीं करा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं करा। काम वो होता है, मैं गिना रही हूँ ना आपको, एक स्कूल का निर्माण बता दीजिए आप मंत्री हैं, स्पीकर हैं, ज्यादा से ज्यादा आप खूब जोर लगा लेंगे ना तो भी 50 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा एक स्कूल को जीरो से लेके ऊपर तक करने में। आप कह रहे हो कुछ नहीं करा रहे, खेल संकुल बनवा रहे हैं, मिनी सचिवालय का जो प्रपोजल उनका हो गया, प्रस्ताव बना, बजट में घोषणा हो गई, नया बस स्टैंड बनने वाला है, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं करा रहे। बजट की बात तो आपको रही मैं पुराने बजट का क्या हुआ, कहाँ लगा, कितना लगा, ये हिसाब दे दे सरकार। अभी वाले बजट की बात कर रहे हैं तो अभी वाले बजट में इन्होंने नई जो घोषणाएं करी उनमें मेरी बात सुनिए, मुझे एक जगह बता दीजिए। बस स्टैंड की आपने लास्ट में मुझे बताया, अभी बस स्टैंड की छत की स्थिति है, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है हमें भी। बस स्टैंड की स्थिति ये है कि उसका प्लास्टर गिर गया था, एक यात्री जाने के जरा कहीं जाने के लिए आया था, उसके ऊपर वो प्लास्टर का पूरा वो गिर गया, घटना में ग्रसित हो गया। अब ये स्थिति है, स्कूलों की ये स्थिति है, अस्पतालों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पानी भरा इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब कहाँ सुधार है, मुझे एक जगह तो बता दीजिए भाई साहब, एक जगह तो बता दीजिए कि भाई यहाँ सुधार है, जबकि व्यक्ति की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
खाने की जो हमारे सरकार में जो जितनी भी ये योजनाएं चल रही थी, चाहे अन्नपूर्णा ले लीजिए, चाहे और ले लीजिए, इनके नाम बदल ये क्या तरीका है साहब? नहीं, ये कौन सा तरीका है आपका? नहीं, वो तो बस नाम बदलने में बस आप नाम हर जगह बदलना है, नाम हर जगह बदलना है। नरेगा के बेचारे ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनें और जो गरीब तबके लोग वहां जाते थे नरेगा में, और उसके लिए नाम बदल, अरे नाम क्या बदलना है भैया, इसमें और क्या मदद कर सकते हैं आप, ये करते हैं। उस दिन उसमें 100 दिन का रोजगार था, 100 दिन के रोजगार के लिए कहते हैं कि हमने मूर्ख बनाने के लिए 125 दिन का रोजगार कर दिया। 100 दिन भी भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आप सबका रिकॉर्ड ले लेंगे ना, 100 दिन के रोजगार भी पूरे नहीं होते थे उसमें, उससे पहले काम हो जाया करता था। और अब कह रहे 125 दिन के करेंगे। अबे ये तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है 125 दिन की, आवश्यकता होती है तो वो तो खाली उन्होंने नाम बदला है, बाकी काम तो वही है जो कांग्रेस के समय चलता था, वही नरेगा में वो भी करते थे, अभी भी करते हैं। 40% और 60% का रेशो कर दिया है, और हमारी वाली सरकार में ये 90% और 10% का रेशो था। तो कितना अंतर है। कहते कि सरकार तो केंद्र सरकार मुंह उठा के, जहां जहां इनकी सरकार नहीं होगी, जहां जहां इनकी सरकार नहीं होगी, ये तो मुंह उठा के कह देंगे सब यहाँ पे बजट नहीं आया था हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ काम नहीं दिया। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई साहब? काम मुझे बताइए कहाँ नहीं है, हर जगह काम है। नहीं, पर कोटा की एक महती आवश्यकता एयरपोर्ट, वो तो अन्य जो बीजेपी की ही देन है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से 2027 में यहाँ से विमान उड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ख्याली ना, नहीं ख्याली नहीं, उन्होंने घोषणा की है भाई। 3 इलेक्शन लड़ लिए साहब उन्होंने, कितने? 3 इलेक्शन, हर इलेक्शन में कहते हैं वो, इस बार तो नहीं तो वो पिछली कांग्रेस सरकार ने उसमें रोक लगा दी थी ना, पैसा जमा नहीं कराया था, जमीन क्लियर नहीं कराई थी, इस वजह से दिक्कत आई थी। अब तो हो जाएगा ना, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। 27 की बात कर रहे हैं ना, 26 आधा निकल गया है भाई साहब, याद रखिए इस बात को आप, 26 आधा निकल गया है। नहीं, ये घोषणा उन्होंने की है, तो 27 तो उनकी घोषणा पूरी होगी, हम तो यही मानते हैं। उड़ जाएगा, आपने कहा कि उड़ जाएगा 27 में, तो 1.5 साल में उड़ जाएगा ना आपका विमान, बिल्कुल उड़ना ही चाहिए, उड़ जाएगा ना। तो आप भी यही है और मैं भी यही हूँ। तो अब क्या है, मौजूदा सरकार, राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो गए, 2 साल और बच रहे हैं, तो राखी गौतम जी क्या फिर विधानसभा चुनाव कोटा दक्षिण से ही लड़ेंगी या अपना जगह परिवर्तित करेंगी? देखिए साहब, ये मैं तय करने वाली कोई नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जब जहां जो जो जिम्मेदारी देगा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए कल भी तैयार थी, आज भी तैयार हूँ और आगे भी तैयार रहूंगी। जब जिस पोस्ट को मुझे देंगे या मुझे काम करने के आदेशित करेंगे, मैं उस काम को बिल्कुल निष्ठापूर्वक निभाने का काम करूंगी। और मैं समझती हूँ कि जब मुझे जो दायित्व मिला है, उस दायित्व को मैंने पूरी तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश की है। मतलब अगर वो कहते हैं कि भाई आपको कोटा दक्षिण से फिर चुनाव लड़ना है, तो आप जरूर लड़ेंगे? बिल्कुल, और जरूर वो कहते हैं मुझे, जिस भी कभी इलेक्शन लड़ने के लिए कहते हैं, मैं वो सब लड़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पार्टी के निर्णय पे खरी उतरूं। तो अभी आप पिछले कुछ दिनों से शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के बिल्कुल खास संपर्क में आई है, कैसा लग रहा है आपको कि भाई राहुल जी बिल्कुल आप मतलब, देखिए हमारे नेता फेस टू फेस आपका परिचय हो गया? बढ़िया। हमारे नेता देखो बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा है, आपको ध्यान होगा, वीडियो भी कई बार वायरल हुआ, 3 तरह के घोड़े हैं हमारी पार्टी में, ध्यान होगा, आपने सुना भी होगा। एक घोड़ा है बारात का घोड़ा, एक घोड़ा है रेस का घोड़ा, और एक और घोड़ा है कि लंगड़ा घोड़ा। 3 तरह के घोड़े हैं। तो 3 तरह के घोड़ों में जो भी रेस का घोड़ा है वो आगे आता जा रहा है। तो आप अपने आप को तो रेस का घोड़ा मान रही हैं? मैंने ये नहीं कहा, पार्टी को लगता होगा तो मुझे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, नहीं लगता होगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी। नहीं, पर जी आप कह रहे हैं कि जो रेस का घोड़ा है जो दौड़ता रहता है, आपकी कार्यप्रणाली से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लगातार दौड़ रहे हैं। ये निर्णय मैं नहीं कर सकती, ये निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। और उनको लगता है
कि हाँ ये बेहतर कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जो हमारी पार्टी की सदैव से सोच रही है। तो आने वाले निकाय चुनाव में जो प्रत्याशियों का चयन होगा ये सामूहिक आपस में है ना, जो सामूहिक मिलकर के तय करेंगे, या इसमें भी गुटबाजी नजर आएगी कि तुम उनके वो गलत खींचेंगे, इधर अलग खींचेंगे, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई और कोई बात नहीं है किसी तरह की। बात सिर्फ इतनी सी है कि निकाय चुनाव में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी का भी हो, उसको टिकट मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि वो राखी गौतम का है, वो धारीवाल साहब का है, वो प्रहलाद जी का है, वो किसी और का है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसी को टिकट मिलेगा और उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये थे राखी गौतम जी हमारे साथ आज विशेष कार्यक्रम में, और इन्होंने माना है कि ना जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के समय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल उसका श्रेय लेने की और योजनाओं का नाम बदलने की कोशिश कर रही है, और आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अपना बोर्ड बनाएगी। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्ते। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत